हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अल्टीमेटली पहले तो प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रेशन में हमको एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेशन में हमको पहले पढ़नी है एपी, ठीक है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा उसका फुल फॉर्म। फिर दूसरी पढ़नी है जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमको नहीं पढ़नी है ना। ये आपको 10th में नहीं पढ़ाया गया था, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है ऑलरेडी। सो वी जस्ट नीड टू रिपीट इट, रिवाइज इट। ये आपको नई चीज़ पढ़नी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बराबर। तीसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है एजीपी, सॉरी पहले एचपी पढ़ लेंगे, बराबर। ये दोनों चीज़ें गुजरात बोर्ड की मतलब एनसीईआरटी की बुक में दी है, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक में ये दोनों चीज़ दी है, एपी एंड जीपी। बट एचपी आपको जेडब्ल्यू के पोर्शन से अलग से पढ़नी है, ठीक है। जेडब्ल्यू में पढ़नी है एचपी, और कभी कभार इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देन हमको पढ़नी है एजीपी। एजीपी क्या है? एजीपी मतलब देखो, ए मतलब एरिथमेटिक, जी मतलब ज्योमेट्रिक, ठीक है ना। एरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सी नाम इतना इजी ही है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है नाम याद रखना। एरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक, ये दोनों का मिक्सिंग है, ये दोनों का मिक्सिंग है। उसके भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं जेडब्ल्यू में, है ना। तो ये भी हमको जेडब्ल्यू के लेवल से पढ़नी है अलग से, बराबर। एंड बाकी तो अपने हिसाब से जितनी भी हो सके उतनी अलग अलग टाइप की मिसलेनियस सीक्वेंस हम बनाएंगे, अलग अलग प्रोग्रेशन बनाएंगे और उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि भी सीक्वेंस तो बहुत सारी पॉसिबल हो सकती है, जिसकी पैटर्न पॉसिबल हो, जिसके लिए टीएन का फॉर्मूला पॉसिबल हो जाए, वो सभी सीक्वेंस हम लोग इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में कंसिडर करते हैं और उसको हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ना जरूरी होता है, बराबर। तो बहुत सारी नहीं, लेकिन कुछ कबार मतलब आपके लेवल तक, 11th-12th के लेवल तक की सभी मिसलेनियस छोटी मोटी पैटर्न जो है वो हमको मिसलेनियस में पढ़नी है, ठीक है। उसके लिए स्पेशली कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे अलग अलग तरह के, एंड उसको हैंडल करेंगे किस तरह से मिसलेनियस पैटर्न को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये मिसलेनियस सीक्वेंस है, वो भी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये भी अगेन जेडब्ल्यू में है। छोटा मोटा पार्ट एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है मिसलेनियस का, मतलब अलग तरह की कोई सीक्वेंस का। तो हम पहले एनसीईआरटी के बुक में से जितने हो सके उतने मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मिसलेनियस सीरीज सॉल्व कर लेंगे, एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत बाकी रहेगी वो सब हम जेडब्ल्यू में देखेंगे, ठीक है। तो आपकी बुक में सिर्फ एपी दिया है, जीपी दिया है, एंड कुछ मिसलेनियस सीक्वेंस दी है, बराबर। जेडब्ल्यू के अंदर हमको एचपी पढ़नी है, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये पढ़नी है। एजीपी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड बाकी बची हुई मिसलेनियस सीक्वेंस भी हमको जेडब्ल्यू में पढ़नी है, ठीक है। तो ये 5 सीक्वेंस, ये 5 प्रोग्रेशन ही हमको ये पूरे 11th-12th स्टैंडर्ड में अप टू जेडब्ल्यू लेवल तक पढ़नी है। फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, 11th-12th के लेवल की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें इस 5 सीक्वेंस के बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओके। तो आगे बढ़ते चलो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब ऑफिशियली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितनी भी छोटी मोटी जेडब्ल्यू लेवल तक की सभी थियरी ना मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ पहले, बराबर। सभी अलग अलग तरह की थियरिकल जो भी पोर्शन है वो सब मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ताकि फिर जेडब्ल्यू में अलग से हम वो थियरिकल पोर्शन देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसकी सीक्वेंस क्या है भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देख ली थी, सिर्फ दिखाने के लिए कि भी प्रोग्रेशन क्या होता है, ये हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ये इसकी जनरलाइज सीक्वेंस है, ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d। जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि भी कोई 5 टर्म है जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, या फिर कोई पर्टिकुलर सीरीज जो है वो एपी में है, तो जनरली हम इस तरह से एज्यूम करके क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही काम आने वाला है, हर एक बहुत सारे क्वेश्चन में हम इस तरह से एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहले याद रख लेना कि भी ये इस तरह से हमको पहले एज्यूम करना है बहुत सारे क्वेश्चन में। तो ये सीरीज है वो काम आने वाली है, ओके। ये आपको पता ही है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, ओके। इसके बेस से हमने टी एन का फॉर्मूला भी बना लिया था, या फिर ए एन का फॉर्मूला, जो भी आप समझो, दैट इज ए प्लस n - 1 इंटू डी। मतलब मैं n की जगह यहाँ पे समझ लो 4 रख लूँ, तो A4, ए प्लस 4 - 1 दैट इज 3d। तो आप देख सकते हो A4 a प्लस 3d ही बनेगा, है ना। इट मीन्स इसके कोई भी टर्म को क्रिएट करना है तो इस पर्टिकुलर जनरल टर्म से क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ओके।
तो ये जो फॉर्मूला है ना वो बिगिनिंग से हमको काउंट करे, अगर हम बिगिनिंग से काउंट करें तो ये फॉर्मूला है। बट बाय चांस क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया कि लास्ट टू थर्ड टर्म फाइंड करो या फिर लास्ट टू फिफ्थ टर्म फाइंड करो, तो उसके लिए क्या कोई फॉर्मूला है क्या? यस, आई कैन क्रिएट इट। क्या क्रिएट कर सकते हैं ना? तो हाँ, कैसे क्रिएट कर सकते हैं भाई? तो उसके लिए सोचे, ठीक है, उसके लिए हम लोग एक नोट लिख देते, चलो से ए बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से सीक्वेंस जा रही है बराबर। अब लास्ट में समझ लो ये लास्ट टर्म एल है, हमको लास्ट टर्म पता है बराबर, लास्ट टर्म एल है। फिर लास्ट टर्म एल के आगे वाला टर्म कौन सा होगा भाई? उसमें डी कम होगा भाई। जैसे आप देख सकते हो, समझ लो मेरे पास थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म से मैं सेकंड टर्म में जाऊँ तो डी कम करूंगा ना, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में जाऊंगा तो मैं डी कम करते जाऊंगा। तो सिमिलरली ये लास्ट टर्म है, उसमें हमने एक कम किया एल माइनस डी, फिर लास्ट टू थर्ड टर्म में एल माइनस 2d, फिर लास्ट टू फोर्थ टर्म में एल माइनस 3d बराबर। सो अल्टीमेटली लास्ट टू nth टर्म, सो से ये मैं इसको टी एन डैश नाम दे देता हूँ। क्या देता हूँ? टी एन डैश इक्वल टू क्या होगा? एल माइनस से लास्ट टू फर्स्ट टर्म में एल, लास्ट टू सेकंड टर्म एल माइनस 1d, लास्ट टू थर्ड टर्म में एल माइनस 2 है, फोर्थ में 3 है, मतलब लास्ट टू nth में एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, n माइनस 1 इंटू डी, मतलब इसके जैसा ही फॉर्मूला है ऑलमोस्ट। यहाँ पे a प्लस मतलब फर्स्ट टर्म है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे लास्ट टर्म है माइनस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n माइनस 1 इंटू डी दोनों में है। देखो यहाँ पे a प्लस है, यहाँ पे l माइनस है, इतना ही फर्क है बराबर। l माइनस डी मतलब l माइनस 1d, l माइनस 2d, l माइनस 3d, सेकंड टर्म है l माइनस 1, थर्ड टर्म है l माइनस 2d, फोर्थ टर्म में l माइनस 3d, nth टर्म है n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है वो कौन सा है? डी एन डैश फॉर्मूला कौन सा है भाई? टी एन डैश मतलब nth टर्म फ्रॉम एंड। क्या है, किसके लिए फॉर्मूला है? nth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। तो ये एक हमने छोटी सी नोट देख ली इसी के साथ, है ना। ये नोट 1 देख लेते, ये नोट 1 हो गई देखो। फिर नोट 2 देखते चलो। से इफ a1 a2 a3, ठीक है, a3 a4 अप टू ऑल दिस टर्म an आर इन AP बराबर। ये समझ लो ये सभी टर्म AP में है, तो अगर ये सभी टर्म a1 से लेके an तक के सभी टर्म AP में है तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? मैं एक साथ में लिखूंगा भाई, याद रखना। अगर मैं सब में समझ लो कुछ ऐड कर रहा हूँ, से मैं k ऐड कर रहा हूँ, a1 प्लस k, a2 प्लस k, ठीक है, a3 प्लस k अप टू ये सभी में मैंने k ऐड कर दिया। तो क्या ये जो नई सीरीज मिली, नई सीरीज है ना, नई सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है ना, डैश 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 मतलब कॉमा है बीच में तो सीक्वेंस, अगर बीच में प्लस एडिशन है, सम है, तो वो सीरीज होती है। वो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो ये जो नई सीक्वेंस मिली वो सीक्वेंस कौन सी है भाई? तो वो भी AP में ही होगी। इट इज ऑल्सो इन AP। से एज एन एग्जाम्पल, साइड में एग्जाम्पल मैं आपको देते जा रहा हूँ। समझ लो 2 3 से 2 फिर 5, 3 के गैप में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। 2 5 8 से 11 एंड ये 14 बराबर। ये समझ लो 5 टर्म है। ये पांचों के पांचों किस में है भाई? AP में। क्यों AP में है? क्योंकि सभी में एक समान डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है बीच में बराबर। तो अगर मैं ये सभी में समझ लो मैं 10 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 24। क्या ये भी AP में है? यस, ये भी AP में है। देखो विथ सिमिलर डिफरेंस में भी कोई चेंज होगा नहीं। विथ, यहाँ पे विथ डिफरेंस अगर लिखता हूँ, विथ डिफरेंस D, विथ कॉमन डिफरेंस। फिर डिफरेंस जनरली वर्ड नहीं यूज करते हैं, वहां पे लिखते हैं हम कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस D बराबर। तो यहाँ पे भी डिफरेंस एज इट इज रहेगा विथ कॉमन डिफरेंस D, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D ही रहेगा। ओके, कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एज यू कैन सी, ठीक है। ये एग्जांपल अगर लिखना चाहो तो बाजू में इसी को लिख लो, ये नोट्स के मतलब इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे, कि ये भी AP में है। क्या हमने किया इसमें? तो हमने इसमें 10 ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया, 10 ऐड किया, ठीक है। कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे भी कुछ चेंज होगा क्या? तो यस, उसमें भी कुछ चेंज होगा, नई सीक्वेंस मिलेंगी और वो सीक्वेंस भी AP ही होगी विथ सिमिलर डिफरेंस अगेन। तो अगर मैं 10 ऐड करूं या फिर 10 सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे दूसरी जो सीक्वेंस मिलेगी ना वो सीक्वेंस AP में ही होगी एंड अगेन कॉमन डिफरेंस भी सिमिलर ही होगा।
तो ये दोनों नोट याद रख ली, मतलब दोनों चीज इसी के अंदर याद रख ली कि भाई कुछ ऐड करने पे या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे नई सीक्वेंस जो भी मिलेगी वो हमेशा ही क्या मिलेगी, एपी ही मिलेगी विथ सिमिलर डिफरेंस। ओके, अगर आप चाहो तो दूसरा एग्जांपल कुछ सब्ट्रैक्ट करके दूसरा एग्जांपल बना के आप लिख सकते हो अपने हिसाब से बुक में। ओके, एक दूसरा पॉइंट देखते चलो। से कॉमनली यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, बराबर, ये स्टेटमेंट जो है वो कॉमन है सभी के लिए। इफ A1 A2 A3 up to AN are in AP then this is the first note, this is the first things, बराबर, ये फर्स्ट थिंग हमने इसके लिए देखी। फिर सेकंड, बराबर, कॉमन स्टेटमेंट ये है, इफ A1 A2 A3 up to AN are in AP देन फर्स्ट क्या लिखा है कि सब में कुछ ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे AP ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। सेम, फिर कुछ मल्टीप्लाई करने पे देखो मैंने क्या किया, सब में कुछ K मल्टीप्लाई कर दिया, तो K मल्टीप्लाई करने पे क्या ये सीक्वेंस एज इट इज AP में ही रहेगी, तो मैं बोलूंगा हाँ, दिस इज ऑल्सो इन AP, दिस इज ऑल्सो इन AP विथ कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, अब कॉमन डिफरेंस चेंज होके जो भी K है ना वो मल्टीप्लाई होके बन जाएगा नया डिफरेंस, है ना। से एज एन एग्जाम्पल मैं अगर ले लूँ कि समझ लो ये 2 5 8 11 से 14, बराबर, ये AP में है, बराबर। ये सब में मैं समझ लो 5 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बराबर। सब में क्या कर रहा हूँ मैं, 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो नई सीक्वेंस मुझे क्या मिलेगी भाई, तो 5 2 जा 10, ठीक है। फिर 5 5 जा 25, फिर देखो 8 5 जा 40, 11 5 जा 55 एंड 14 5 जा 70। तो आप देख सकते हो सभी अगेन ये AP में है। क्यों AP में है, क्योंकि सब में डिफरेंस तो सिमिलर है ना। देखो 10, फिर डिफरेंस 15 ऐड करने पे 25 मिला, और 15 ऐड करने पे 40, अगेन 15 ऐड करो 55, अगेन 50 ऐड करो 70। तो ये देखो नई जो सीक्वेंस मिली वो क्या मिली, AP। पहले कॉमन डिफरेंस क्या था भाई, पहले डिफरेंस था 3 का, अब दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या आया भाई, तो 5 into 3, मैंने बताया ना जो K है वही मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आपका नया डिफरेंस बन जाएगा K into D, मतलब 5 into 3 दैट इज 15। ओके, तो ये हो गया सेकंड। जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों जनरली एक साथ में ही वर्क करते हैं, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी एक साथ में ही वर्क करते हैं। तो डिवीजन के लिए मैं अलग से चलो लिख देता हूं, अदरवाइज डिवीजन भी वैसा ही होता है, मतलब कुछ डिवाइड करने पे भी वही सीरीज मिलेगी, बराबर, वही हमको AP मिलेगी। चलो मैं उसको लिख देता हूं पहले, ठीक है। चलो इसको अलग से ही लिख दिया मैंने कि भाई A1 A2 A3 up to AN are in AP, तो उसमें कुछ डिवाइड करने पे, K क्वांटिटी डिवाइड करने पे भी जो नई सीक्वेंस मिलेगी, बराबर, ये अगर AP में है तो ये नई सीक्वेंस है वो भी AP में ही रहेगी एंड वहां पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D/K। जैसे यहाँ पे K मल्टीप्लाई हुआ है सब में, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ है K, यहाँ पे सबको मैंने K डिवाइड किया है, इसलिए कॉमन डिफरेंस में भी K डिवाइड कर दिया। ओके, उसका भी अगर एग्जांपल चाहो तो आप एग्जांपल बना लेना, 2 5 8 11 14 सबको 2 या 3 किसी क्वांटिटी से डिवाइड करके आप एग्जांपल क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गई नॉट 2। ओके, नाउ नॉट 3 में क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे हमने एक ही सीक्वेंस ली थी AP की, बराबर। अब यहाँ पे मैं 2 सीक्वेंस ले रहा हूँ, AP1 एंड AP2 से। AP1 मतलब पहली सीक्वेंस समझ लो ऐसा ले लेते हैं कि A1 A2 A3 अप टू समझ लो AN, ये सभी AP में है, आगे ही लिख दिया ना AP1। एंड दूसरी सीक्वेंस ले लेते हैं AP2, बराबर, और वहां पे दे देते हैं चलो कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3, ठीक है, अप टू कैपिटल AN। मतलब ये दोनों सीक्वेंस AP में है, बराबर, ये 2 सीक्वेंस है दोनों AP में है। तो क्या ये दोनों का एडिशन करने पे AP ही रहेगी, तो देख लेते चलो। तो ये हमने फर्स्ट नॉट 3 के अंदर फर्स्ट पॉइंट बना लिया कि भाई AP1 प्लस AP2 करने पे, मतलब A1 प्लस A1, बराबर, A1 प्लस कैपिटल A1, A2 प्लस कैपिटल A2 अप टू AN प्लस कैपिटल AN आर ऑल्सो इन AP। एंड अगेन सब्ट्रैक्ट करने पे भी वही आंसर, क्योंकि एडिशन जब होगा तब सब्ट्रैक्शन होगा, बराबर, ये भी AP में रहेगी। समझ लो इसका कॉमन डिफरेंस है D1, बराबर, इसमें कॉमन डिफरेंस है D2, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा D1 प्लस, अगर प्लस करते हैं दोनों सीरीज को तो प्लस D1 प्लस D2, एंड अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों सीरीज को, बराबर, ये दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो D1 माइनस D2, ठीक है। फर्स्ट सीरीज माइनस सेकंड सीरीज करने पे जो भी नई सीक्वेंस मिलेगी वो उसका कॉमन डिफरेंस D1 माइनस D2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई नॉट 3 उसका फर्स्ट पॉइंट। अब उसका सेकंड पॉइंट क्या है,
तो वैसे उसका सेकंड पॉइंट वैलिड नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि भाई A1 इंटू A1 कैपिटल A1 मतलब अगर हम दो एपी को मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 इंटू कैपिटल A2, A3 इंटू कैपिटल A3 अप टू AN इंटू कैपिटल AN आर नॉट इन AP। बस ये अलग से याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये AP में नहीं है ना। जैसे हमने यहाँ पे बताया एक सीक्वेंस है बराबर AP में, उसमें कुछ ऐड किया AP मिला, सब्ट्रैक्ट किया AP मिली, कुछ मल्टीप्लाई किया AP मिली, कुछ डिवाइड किया तो भी AP मिली। सिमिलरली दो AP ले ली एंड दो AP को भी हमने कुछ ऐड कर दिया। अच्छा एक मिनट, हाँ ओके से दूसरी पहली AP A1 एंड FE2 ऐसे दो AP लेने पे उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन AP में रहेगा, बट उसका मल्टीप्लिकेशन AP में नहीं रहेगा। अगर आप चाहो तो एक आध एग्जांपल ले सकते हो। से मैंने एग्जांपल ले लिया, चलो यहाँ पे से AP1 ले लेता हूँ एज एन एग्जांपल। ठीक है, इसका मतलब ये मैंने AP1 ले ली, AP2 ले ली। पहली वाली AP जो है उसका डिफरेंस है D1, उसका डिफरेंस है 2 एंड दूसरी वाली AP का भी डिफरेंस वही है 2। चलो अब मैंने दोनों को समझ लो ऐड कर लो, AP1 प्लस AP2 कर लो बराबर, AP1 प्लस AP2 कर लो, मतलब दोनों का एडिशन करने पे मुझे क्या मिलेगा देखो। तो उसके एडिशन से 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 5 क्या हो गया 11, 8 प्लस 7 15 एंड 19 प्लस 10 प्लस 9 मतलब 19। तो आप देख सकते हो 3 एंड 7 में कितना डिफरेंस है 4 का, अगेन 4 का डिफरेंस, अगेन 4 का डिफरेंस, अगेन 4 का डिफरेंस, मतलब ये AP तो है बराबर, ये AP भी है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया भाई, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया D1 प्लस D2 दैट इज 4, है ना। तो मैंने बताया था उस हिसाब से ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमेशा ही वैलिड होगा। माइनस करने पे या फिर सब एडिशन करने पे, दो AP का एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज इन AP, बट मल्टीप्लीकेशन करने पे नहीं होगी, है ना। मल्टीप्लीकेशन करने पे नहीं होगा। देखो आप ट्राई करो AP1 इंटू AP2, ठीक है, AP1 इंटू AP2 करने पे देखो 2 1 जा 2, फिर 4 3 जा 12, फिर 6 5 जा 30, फिर 8 7 जा 56 एंड 90। नाउ यू कैन सी पहले में डिफरेंस कितना है भाई, पहले में डिफरेंस है 10 का, फिर डिफरेंस कितना है देखो ये हो गया 18 का डिफरेंस। नाउ ये डिफरेंस हो गया देखो 26 का, फिर ये डिफरेंस हो गया देखो 40 में और 6 कम कर दो 34, इतना डिफरेंस है। देखो सब में डिफरेंस अलग अलग है, मतलब ये AP में नहीं है, आर नॉट इन AP, ठीक है। वैसे मतलब जैसे मल्टीप्लिकेशन में AP नहीं है तो डेफिनेटली डिवीजन में भी AP नहीं होगी, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था जब मल्टीप्लिकेशन होगा तभी डिवीजन होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो जो वैलिड प्रॉपर्टी लगती है वही प्रॉपर्टी डिवीजन में भी लगती है। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में अगर वैलिड नहीं है तो डिवीजन में भी वैलिड नहीं है, तो ये हो गई नॉट 3। ओके ओके, नॉट 4 देखते चलो। से इफ A1 A2 A3 बराबर A4 अप टू से समझ लो ये AN-2 AN-1 AN आर इन AP बराबर, ये अगर AP में है तो ठीक है, ये AP में है तो एक रिजल्ट हम छोटा सा लिख सकते हैं, कौन सा, तो फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों का एडिशन it is also equal to second one and second to last term that is AN-1, ठीक है ना। ये सेकंड टू लास्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। फिर थर्ड एंड सेकंड लास्ट टू थर्ड टर्म, थर्ड एंड लास्ट टू थर्ड टर्म A3 प्लस AN-2 बराबर, ये सभी का एडिशन इक्वल ही होता है ना। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एडिशन इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का एडिशन इक्वल टू थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म का एडिशन ऑलवेज इक्वल होता है बराबर। सो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हमेशा ही याद रखना है आपको। एज एन एग्जांपल समझ लो लेते हैं से 1 4 7, ठीक है, तो ये समझ लो ये 60 टर्म है, ये जो है वो AP में है बराबर, ये AP में है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि भाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एडिशन क्या हुआ, देखो 1 प्लस 19 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एज यू कैन सी 4 एंड 16 लास्ट टू सेकंड टर्म एंड सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म दैट इज 7 एंड लास्ट टू थर्ड टर्म दैट इज 13, ये भी इक्वल है। देखो अब बीच में अगर सिंगल टर्म है, अगर बीच में अगर सिंगल टर्म है
तो वो अगेन 2 बार, जैसे मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फिर ये सेकंड एंड सेकंड टू लास्ट टर्म, थर्ड एंड थर्ड टू लास्ट टर्म, तो अगर बीच में सिंगल टर्म है तो उसको 2 बार लिख लेंगे, 10 + 10 ऐसे, बराबर। तो इक्वल आंसर आ जाएगा, दैट इज 20। ठीक है, दैट इज 20। बट अगर बीच में समझ लो, बीच में अगर 2 टर्म है, से दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें बीच में 2 टर्म आएंगे, से यहाँ पे समझ लो 6 टर्म है, तो समझ लो ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज 29, फिर सेकंड टर्म प्लस लास्ट टू सेकंड टर्म, एज यू कैन सी 7 + 22 भी 29 होगा, दैट इज इक्वल टू थर्ड टर्म एंड लास्ट टू थर्ड टर्म। देखो ये 2 टर्म आ गए, बीच में कुछ भी नहीं बचा, ये बीच में ही 2 टर्म बचे, दैट इज 12 + 17। ठीक है, तो ये सभी का आंसर एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। अल्टीमेटली एक समान एंड कांस्टेंट, कुछ भी आएगा मतलब कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर आएगा, बट ये सभी का आंसर अल्टीमेटली इक्वल है। मेरा कहने का मतलब ये कांस्टेंट के ऊपर वेट देना नहीं है, ये सब के ऊपर है, ये सभी नंबर इक्वल होंगे, है ना। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एडिशन इक्वल ऑलवेज, सेकंड एंड लास्ट टू सेकंड टर्म ऑलवेज इक्वल टू थर्ड एंड लास्ट टू थर्ड टर्म, ये सभी टर्म इक्वल होते हैं, है ना। दैट इज व्हाट द मेन फोकस दैट वी नीड टू डू, दैट वी नीड टू गिव इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बराबर। नॉट फॉर में क्या बोला गया है कि फर्स्ट एंड लास्ट टू लास्ट टर्म, फिर सेकंड एंड लास्ट टू सेकंड टर्म, फिर थर्ड एंड लास्ट टू थर्ड टर्म, ये सभी का एडिशन इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गई नोट 4। अब नोट 5 देखते हैं, चलो। वैसे ये नोट 5 तो आपको पता है मेरे ख्याल से, 10th में आपने ये नोट 5 तो पढ़ ली है। 3 टर्म्स इन एपी, बराबर। 3 टर्म्स इन एपी को हम कैसे एज्यूम करते हैं? एपी के 3 टर्म कैसे एज्यूम करते हैं भाई? a - d, a + d। ठीक है, 4 टर्म्स इन एपी, अगर 4 टर्म है तो एपी के, तो कैसे एज्यूम करते हैं भाई? a - 2d या 3d, a - 3d, फिर a - d, फिर a + d एंड देन a + 3d। यहाँ पे खास ध्यान रखना 2d का डिफरेंस है, कितना? 2d का डिफरेंस है, बराबर। यहाँ पे तो d का डिफरेंस है, बट यहाँ पे 2d का डिफरेंस है। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर एज्यूम करने हैं हो तब d डिफरेंस रखेंगे, एंड अगर इवन नंबर ऑफ टर्म एज्यूम करने हैं तो 2d डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, समझ लो मुझे 5 टर्म्स एज्यूम करने हैं, ठीक है, 5 टर्म्स इन एपी, तो उसको हम लिखेंगे a - 2d, a - d, a + d, a + 3d। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे 6 टर्म्स, है ना, 6 टर्म्स एज्यूम करने हैं, तो ये तो इवन हुआ, इवन है तो मुझे ऑड इवन है तो मतलब 2d के डिफरेंस में जाना है, तो 2d के डिफरेंस में a - 2d, सॉरी a - d, a + d, पहले तो ये लिख लूंगा, बराबर। फिर इस तरफ a + 3d और इस तरफ a - 3d। अगर याद नहीं आ रहा है भाई कहाँ से चालू करना है, इसलिए तो पहले a - d, a + d लिख लिया, फिर a + 3d, a - 3d लिख लिया, एंड देन a + 5d, a - 5d। ठीक है, तो ये हो गए 6 टर्म, देखो। ओके, सो बाय लाइक दिस वी कैन इजीली क्रिएट 6 टर्म्स और 8 टर्म, मोस्टली मैक्सिमम 6 टर्म्स तक एज्यूम करने की पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। ठीक है, तो 5 टर्म एज्यूम करने हैं, 6 टर्म्स एज्यूम करने हैं, 3 टर्म एज्यूम करने हैं। डेफिनेटली वी नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर नोट। ओके, आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 6 पे। नोट 6 स्पेशली कॉमन डिफरेंस के लिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितने अलग अलग मतलब कितने तरह के हो सकते हैं? तो कॉमन डिफरेंस या तो 0 हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, बराबर। या तो 0, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव। तो कॉमन डिफरेंस कैन बी आइदर 0 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। मोस्टली हम लोग ने पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस ही देखा है, हमने नेगेटिव कॉमन डिफरेंस कभी नहीं देखा, बराबर। तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो पहली तो पॉसिबिलिटी 0 लेते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है, अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो वो सीरीज कैसी होगी भाई? तो वो सीरीज बस इक्वल नंबर के बेस से बनेगी, बस a a a a a, बस सभी टर्म a होंगे, बराबर। ये सीरीज इस तरह की होती है जिसमें सभी टर्म a a a a a a, मतलब एक ही समान टर्म होंगे, सभी में इक्वल टर्म होंगे, क्योंकि तभी जाके आप देख सकते हो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है 0, ये दोनों में डिफरेंस क्या है 0, ये दोनों में डिफरेंस क्या है 0। तो सभी टर्म में डिफरेंस 0 होगा, जब वो सभी टर्म इक्वल होंगे तब कॉमन डिफरेंस 0 आएगा, बराबर। ओके, नेक्स्ट, अगर d पॉजिटिव है तो d पॉजिटिव है तो मोस्टली सीरीज इंक्रीज होगी, है ना। d ऐड करते जाते हैं हम लोग, इसलिए सीरीज क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब यहां पे हमको इंक्रीजिंग AP मिलेगी। क्या मिलेगी? इंक्रीजिंग AP।
ठीक है, क्या मिलेगी, इंक्रीजिंग एपी। समझ लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, से 1 3 5 7 9, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, वो पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो ये सभी बढ़ रहा है ना, डी बढ़ रहा, डी इक्वल टू 2 विच इज पॉजिटिव, हैंस सीरीज बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है सीरीज, बराबर। बट अगर मैं कॉमन डिफरेंस नेगेटिव ले लूँ, बराबर, तो वो हो जाएगी डिक्रीजिंग एपी। अब आप बोलोगे ये डिक्रीजिंग एपी क्या है भाई, तो से मैं चालू करता हूँ कोई एक छोटा सा एग्जांपल से। फर्स्ट टर्म समझ लो मैं ले लेता हूँ 25, बराबर, और मैं डी की वैल्यू समझ लो -2 ले लेता हूँ, -2, ओके। से मैं समझ लो डी इक्वल टू ले लेता हूँ -3, चलो -3 ले लेता हूँ। तो सभी जगह -3 डालना है, मतलब 25 में -3 डालेंगे 22, बराबर। आप याद करो ए प्लस डी यही होती है ना एक्चुअल में एपी तो हमारी इन जनरल, बराबर। तो ए इक्वल टू मतलब फर्स्ट हम ले लिया 25, फिर डी की वैल्यू मैंने -3 ले ली, तो ये 25 -3 होगी ना, डी की वैल्यू -3 है, फिर ये 25 -3 2 6, इस तरह से बनेगी ना। तो ये सीरीज सीक्वेंस क्या बनेगी, 25 फिर 22 फिर 19, इस तरह से बनेगी ना, 25 22 19, फिर और 3 कम करो तो ये हो जाएगा 16 13, इस तरह से, है ना। तो व्हेन डी इज नेगेटिव, जब डी नेगेटिव होगा तो वो सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगी डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए ये सभी एग्जांपल दे रहा हूँ और ये पॉइंट्स दिखा रहा हूँ कि भाई अगर डी पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी मिलेगी, डी नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एपी मिलेगी, एंड अगर डी इक्वल टू 0 है तो हमेशा ही इक्वल नंबर मिलेंगे एपी में, ठीक है। एंड मोस्टली जब डी नेगेटिव होगा ना, मतलब डी नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग एपी होगी ना, तो उस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मेरे ख्याल से 10th में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर नहीं आए हैं तो डेफिनेटली विल सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, बराबर। हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करो, वहां पे मोस्टली डी नेगेटिव होगा, ओके। तो देखते चलो, वो सब क्वेश्चन देखेंगे तब आएगा वो सब, बट डिक्रीजिंग एपी का वहाँ पे ही इंपॉर्टेंस है। तब तक तो बस डिक्रीजिंग एपी मोस्टली तो देखने को नहीं मिलेगी, मोस्टली हमको ये सेकंड पॉजिटिव डी वाले मतलब इंक्रीजिंग एपी वाले ही क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं, ओके। तो 3 तरह के कॉन्स्टेंट कॉमन डिफरेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ओके। ओके, नोट 7 देखते हैं। से हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था ना किसका, टी एन का, दैट इज a + n-1 इंटू डी। तो ये है ना, ये लीनियर इक्वेशन है। अब आप बोलोगे सर ये लीनियर इक्वेशन है, आप कैसे बोल सकते हो भाई, तो बस अब पहले तो याद रख लो, फिलहाल याद रख लो, बराबर। एंड एस एन का जो फॉर्मूला है, लास्ट लेक्चर में मैंने जो एस एन का फॉर्मूला दिया था, दैट इज n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो से एक सीक्वेंस ले लेते कोई भी, क्या लेंगे, चलो से 2 5, बराबर, 3 3 के डिफरेंस में ले लेते हैं 8 11, बराबर, इस तरह से एक सीक्वेंस ले लेते हैं, फिर 14 इन जनरल, बराबर, इस तरह से इन जनरल। तो इसका टी एन क्या बनेगा, देखो इसमें टी एन क्या बनेगा, तो डेफिनेटली टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए मतलब 2 + n-1 इंटू डी। एन मतलब एन ही होगा क्योंकि टी एन फाइंड करना है ना, तो एन की जगह कोई वैल्यू नहीं रखनी है, एन एज इट इज रखो। तो 2 + n-1 इंटू डी, डी क्या है 3, ठीक है। तो ये देखो 2 + 3n-3 दैट इज 3n-1। नाउ यू कैन सी दिस वन इज लीनियर इक्वेशन। अब ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा ना कि ये लीनियर इक्वेशन है, 3n-1, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना। x + b के फॉर्मेट में जो भी आंसर हो, जहां पे x वेरिएबल है उसका पावर 1 है, तो उसको लीनियर इक्वेशन विथ x वेरिएबल, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हैविंग n एज अ वेरिएबल, ओके, लीनियर इक्वेशन हैविंग n एज अ वेरिएबल, ओके। और समझ लो मैं Sn ले लेता हूँ, Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा भाई, n/2 a मतलब 2 + सॉरी फॉर्मूला क्या था भाई, 2a + 2a मतलब 2 to the 4 + n-1 इंटू डी, डी क्या होगा 3, ठीक है। तो चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 + 3n-3, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू
3n+1 और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा देखो 3n² 2 + n/2 देखो 3/2 n² n/2 मतलब 1/2 n + 1/2 n है ना। ये देखो क्वाड्रेटिक हुआ ना, n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन n, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्यों समझा रहे हो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन क्यों है। तो ये खैर जेडब्ल्यू की कुछ इस तरह के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में कुछ इस तरह का मतलब थिंकिंग लेवल सोच के आगे बढ़ना होता है। तो सिर्फ यहाँ पे पहले नॉलेज के लिए याद रख लो कि भाई ये जो ये जो एपी है उसका जनरल टर्म Tn का फॉर्मूला है वो लीनियर इक्वेशन है n के फॉर्म में, एंड उसका Sn का फॉर्मूला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है n के फॉर्म में। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू वो आप समझ सकते हो। ओके, और यहाँ पे एक शॉर्टकट भी क्रिएट होगी। शॉर्टकट किसके लिए, तो ये जो मैंने क्रिएट किया ना 3n-1 है, ये जो क्रिएट किया उसके लिए एक शॉर्टकट है। मतलब अगर मुझे जनरल टर्म फटाफट से बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है छोटा सा, वो हम क्वेश्चन के अंदर भी बार बार यूज करेंगे। तो ये एक शॉर्टकट देख लेते हैं। चलो शॉर्टकट क्या है, तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ पहले। किसके लिए शॉर्टकट है वंस अगेन, तो Sn एंड Tn के लिए शॉर्टकट है। ठीक है, Sn एंड Tn के लिए शॉर्टकट है। तो Tn के लिए पहले तो Tn का फटाफट से आंसर बनाना हो तो Tn इक्वल टू, पहले क्या करो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब AP के अंदर डिफरेंस क्या है 3, तो 3 × n ऐसा लिख लो। ठीक है, 3 × n ये लिख लो। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पे आगे कौन सा टर्म आएगा, तो उसके लिए क्या करो, डिफरेंस क्या है 3 ना, तो 2 को 3 से डिफरेंस मतलब 2 - 3 क्या करो 2 में 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब फर्स्ट टर्म में 3 सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आएगा -1, तो ये हो गया 3n-1। तो यही है देखो Tn आपका 3n-1। और एक देखते हैं इसके अंदर Tn देख लेते फटाफट से, देखो इसमें भी Tn आपको तुरंत मिल जाएगा। पहले तो डिफरेंस दैट इज 2 × n, फिर 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करो 2, 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट टर्म में 2 को सब्ट्रैक्ट करो मतलब डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा भाई 3। या फिर ऐसे सोचो कि इस सीक्वेंस में इसके आगे अगर मुझे पॉसिबल करना हो तो कौन सा टर्म आ सकता है, तो 3 आ सकता है ना, क्योंकि 5 के आगे क्या बन सकता है इस पर्टिकुलर एपी के लिए, तो 3, तो वही लिख लो यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 2, 5, 8, 11, 14 ये एपी है बराबर, तो 2 के आगे अगर मुझे एपी के अंदर एक टर्म और ऐड करना हो तो 2 के आगे मैं क्या रख सकता हूं, तो -1 रख सकता हूं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो Tn इक्वल टू डिफरेंस क्या है, तो 5, तो 5n, फिर -3 के आगे मैं कौन सा टर्म रख सकता हूं अगर इस एपी में जाना है, तो 5 का डिफरेंस है ना, तो -3 में और एक -5 कर देंगे, कम कर देंगे तो -8 होगा, तो -3 के आगे -8 होगा, तो वही यहां पे लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं फटाफट से Tn फाइंड कर सकता हूं। फिर Sn इक्वल टू, तो Sn का तो पहले एक जनरलाइज फॉर्मूला याद रखो, d/2n² + a - d/2n बराबर। ये अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली सोचो। वैसे ये फॉर्मूला कहां से बना है, तो ये फॉर्मूला हमने यहां से बनाया है। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको धीरे धीरे वो फॉर्मूला मिल जाएगा। कौन सा, d/2n² + a - d/2 × n। ये फॉर्मूला इसी के सिंप्लीफिकेशन से बनाया गया है। ओके, तो चलो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रख देते हैं। d मतलब क्या है, डिफरेंस क्या होगा भाई, तो डिफरेंस 3 है तो 3/2n²। ठीक है, प्लस अब यहां पे क्या करना है, तो a मतलब फर्स्ट टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, a - d/2 ना, मतलब फर्स्ट टर्म -d/2 है ना, फर्स्ट टर्म -d/2, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 2 -3/2, तो a - 3/2 क्या होगा भाई 1/2। तो ये हो गया देखो आंसर, तो यही आंसर है देखो Sn का। आपने इतना कैलकुलेशन करके जो बनाया 3/2n² + 1/2n वो डायरेक्ट मिल गया देखो, है ना। तो ये आपको Sn का आंसर डायरेक्टली दे देगा कौन, ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी रखना है तो कैसे करेंगे भाई, तो विदाउट फॉर्मूला डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो पहले डिफरेंस सोचो, डिफरेंस क्या है 2, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो भी डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करो, मतलब यहाँ पे डिफरेंस 2 है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, × n² प्लस
फर्स्ट टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो ये हो गया आंसर n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, फिर Sn में यहां पे डिफरेंस क्या होगा भाई, डिफरेंस होगा 5, तो 5/2 n स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म क्या है भाई -3, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको, मतलब -5/2। ठीक है, -3 -5/2 क्या होगा भाई, तो 3 2 6 प्लस 5 -11/2, तो -11/2 इंटू n। ठीक है, इंटू n, तो ये हो गया Sn का फॉर्मेट। तो ये दोनों छोटी छोटी शॉर्टकट है जिसके बेस से हम Tn एंड Sn फटाफट से फाइंड कर सकते हैं। और आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये Tn Sn ऐसे क्यों फाइंड कर रहे हैं भाई, इसकी क्या जरूरत है, तो देखना आगे कहीं पे जरूरत पड़ेगी, वहां पे दिखाऊंगा भाई हाँ ये शॉर्टकट है तो फटाफट काम हुआ, शॉर्टकट नहीं थी तो काम थोड़ा बहुत लेंदी हो गया। ओके, तो ये शॉर्टकट भी याद रखना। तो ये हो गई नोट 7 खत्म, और उसके बेस से हमने एक छोटी सी शॉर्टकट भी देख ली। और एक छोटी सी नोट देख लेते। वैसे तो ये हमने नोट दूसरे चैप्टर में बता दी थी। से इफ ए बी सी, अब अगर कोई भी 3 टर्म है, बराबर, ये 3 ऐसे लिख दिया, इफ so मतलब इफ ए बी सी आर इन ए पी, बराबर, अगर कोई भी 3 टर्म इस तरह से ए बी सी है, वो ए पी में है, तो जनरली मैंने क्या बताया था आपको याद हो तो, कि मिडल टर्म जो मिडल में है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हम जनरली लिख देंगे, जनरली हम ऐसे लिखेंगे। कैसे ये बना, कहाँ से ये आया, तो ये भी मेरे ख्याल से आपको पता होगा कहाँ से आया है। तो उसके लिए देखो, अगर ये 3 टर्म एपी में है तो दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज बी माइनस ए, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का डिफरेंस, एंड थर्ड एंड सेकंड टर्म का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज सी माइनस बी, बराबर। ये सभी ये क्या है, डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी, ये दोनों इक्वल होगा, बराबर। अगर ये दोनों इक्वल है तो से मैं बी उस तरफ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा भाई 2b, एंड ए को इस तरफ लेके जाऊं तो क्या होगा प्लस ए, तो a प्लस सी। तो यहां से मिला मुझे 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो ये मुझे याद रखना है, जब भी 3 टर्म एपी में आ जाए तो मैं क्या करूंगा भाई, मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। याद हो तो पीएनसी में एक एग्जाम्पल देखा था हमने, से NCR प्लस 1, NCR माइनस 1, ये 3 टर्म एपी में है, आर इन एपी, ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था, याद हो तो अगर ये 3 टर्म एपी में है तो मैंने बताया था 2 टाइम्स NCR इक्वल टू NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1, बराबर। और ऐसे हम आगे कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मीनिंग ये मैथमेटिकल फॉर्मूला में इस तरह से कन्वर्ट होगा, है ना। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऐसा होता है भाई, मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हमने बहुत बार यूज किया है इस पर्टिकुलर चीज़ को, बट जनरली इसको नॉट के फॉर्म में मैंने लिखवाया नहीं था कभी भी। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर चैप्टर में इसको नॉट के फॉर्म में लिखवा दिया है कि अगर 3 चीज एपी में है तो मिडिल टर्म इंटू 2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके ओके, अब मेरे ख्याल से नॉट ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दी है, बराबर। अच्छी खासी मतलब जेडब्ल्यू लेवल तक की नोट्स हमने खत्म कर दी है। एक टॉपिक बाकी है छोटा सा, और वो है मीन, एरिथमेटिक मीन, बराबर। बट वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। एक्सरसाइज 9.2 तक के सभी पॉइंट इसमें कवर हो गए, है ना, अप टू जेडब्ल्यू लेवल तक के सभी पॉइंट्स, बराबर। एरिथमेटिक मीन अलग से एक पॉइंट है छोटा सा, वो हम लास्ट में मतलब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बाद कवर करेंगे, बराबर, क्योंकि उसमें जेडब्ल्यू का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले हम इतना देखते हैं, नोट 1 से लेकर नोट 8 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, एंड विल डायरेक्टली स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.2। जितने भी एग्जाम्पल बीच में है वो सभी एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बराबर। 9.2 खत्म होने के बाद वो सभी एग्जाम्पल देखने हैं, बराबर। और उसमें भी जो क्वेश्चन डिफिकल्ट, जो एग्जाम्पल डिफिकल्ट लेवल के होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 से। ओके, एक्सरसाइज 9.2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से टर्म है भाई, सम फाइंड करना है मुझे 1 से लेके 2001 तक। ये सभी कौन से ऑड नंबर है ना, 2001 तक के ऑड नंबर, ये सब का एडिशन फाइंड करना है। कोई बात नहीं, कितने टर्म है, n/2, a मतलब 1 एंड लास्ट टर्म है 2001। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a प्लस l। अब n मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म।
तो नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करें भाई? तो वैसे तो आप देख के पता कर सकते हो कि भाई चलो ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब ये 2001 है, तो मेरे ख्याल से हाफ मतलब अल्टीमेटली 1000 प्लस 1 1001 टर्म होगी, बट उसको चलो यूजिंग फॉर्मूला फाइंड करते हैं, ठीक है। वेर एन कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग व्हाट? तो चलो उसके लिए जनरली एन फाइंड करने के लिए मेरे ख्याल से आपने 10th में पढ़ा होगा, एन फाइंड करने के लिए हम जनरल टर्म की हेल्प लेते हैं। तो 2n इक्वल टू tn इक्वल टू, और इसमें भी याद करो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना है ना, उसकी जगह मैं अगर डायरेक्टली शॉर्टकट लगा दूं तो ये 1 3 5 7 2001 ये शॉर्टकट है बराबर। ये जो टर्म है उसके लिए शॉर्टकट क्या था? tn का। तो डिफरेंस क्या है? 2 का, तो 2n। डिफरेंस क्या है? 2 का, मतलब 2n। फिर 1 के आगे कौन सा टर्म आएगा भाई? वो यहां पे लिखना है। 1 के आगे टर्म, 1 के आगे इस एपी में कौन सा टर्म आएगा? -1, तो वो लिख दिया, चलो ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू 2001। अगर मुझे लास्ट टर्म का n फाइंड करना हो तो n2n माइनस 1 इक्वल टू 2001 लास्ट टर्म के लिए, ठीक है, लास्ट टर्म के लिए। तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस 1 इक्वल टू 2001, सो 2n इक्वल टू 2002, हैंस n इक्वल टू 1001, ठीक है। तो ये हो गया 1001 रखने पे डिवाइडेड बाय 2 इनटू ये 2001 प्लस 2 दैट इज 2002। सो फाइनली आंसर हो जाएगा 1001 इंटू 1001। इट मीन्स 1001 का स्क्वायर, और 1001 का स्क्वायर होगा 1002 एंड 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ओके 001, ओके ये होगा आंसर एस इक्वल टू, ठीक है, 1001 का स्क्वायर। ये होगा आंसर 1 से लेके 2001 तक के ओड इंटीजर का एडिशन, ओके। क्या किया हमने? n/2 a प्लस एल फॉर्मूला लगा दिया। l मतलब लास्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, n/2। n कैसे फाइंड करें? तो n फाइंड करने के लिए मैंने लास्ट टर्म की हेल्प ली, दैट इज tn, बराबर tn इक्वल टू, ये मैंने कैसे जनरेट किया? तो ये मैं डायरेक्टली a प्लस n माइनस 1 d से भी जनरेट कर सकता हूँ, बराबर। a मतलब क्या था? तो a मतलब 1, n माइनस 1, d मतलब क्या होता है? 2, डिफरेंस 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1। आप देख सकते हो ये 2n माइनस 1 ही लिखा है हमने, है ना। तो ये डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट दे दिया है कि डायरेक्टली tn लास्ट टर्म या फिर n के फॉर्म में हम किसी भी चीज को जनरलाइज करना चाहते हैं इस सीक्वेंस को, तो डायरेक्टली कर सकते हैं tn इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब 100 एंड 1000 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है उसका एडिशन फाइंड करना है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5, बराबर। क्या लिखा है? लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब 100 एंड 1000 को कंसिडर नहीं करना है, 100 एंड 1000 के बीच वाले, मतलब कहां से स्टार्ट करना है भाई मुझे? तो 105 से, 5 का डिविजन है ना, 5 के मल्टीपल है, तो 105, 110 अप टू कहां तक? तो 1000 के आगे वाला एग्जैक्टली 995 जो 5 का मल्टीपल होगा, बराबर। बीच वाले बिटवीन 100 एंड 1000 लिखा है, इसलिए हमने बिटवीन मतलब 100 एंड 1000 के बीच वाले सभी टर्म ले लिए जो 5 के मल्टीपल हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, बट n नहीं होगा, है ना। n के लिए मैंने क्या बताया था? tn का फॉर्मूला लगा दो। tn का फॉर्मूला क्या है भाई? याद करो, पहले डिफरेंस दैट इज 5n, बराबर। फिर इसके आगे कौन सा टर्म होगा भाई? इसके आगे इस एपी में 100 होगा, बराबर। तो ये हो गया tn। अब दैट इज इक्वल टू 995, ठीक है, 995। सो n इक्वल टू क्या होगा भाई? तो n इक्वल टू 995 माइनस 100, विच इज n 895 डिवाइडेड बाई 5। तो 895 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा भाई? 8 1 जा 8 सॉरी 5 7 जा 35, बचेगा 4 9 5 9 जा, ओके 179। तो ये हो गया मेरा n। नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज Sn। तो Sn इक्वल टू व्हाट? n बाई 2, मतलब 179 बाई 2, 2a 2 टाइम्स 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर नहीं लगाना चाहते हो तो मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी दिया था, याद हो तो। कौन सा फॉर्मूला था? d बाई 2 प्लस d बाई 2 n प्लस a माइनस d बाई 2 n स्क्वायर प्लस a माइनस d बाई 2 n। अगर ये चाहते हो तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हो,
d/2 मतलब क्या होगा, डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा 5, तो 5/2 n स्क्वायर, n मतलब क्या होगा 179 का स्क्वायर प्लस a माइनस d/2, मतलब a क्या होगा फर्स्ट टर्म, उसमें से d/2 को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 105 a माइनस d/2 इंटू n मतलब 179। अगर चाहो तो ये लगा सकते हो, और आपको अगर पहली मेथड लगानी है जो आपने पहले ऑलरेडी सीखी थी, दैट इज n/2 2a, तो 105 का डबल है ना, 2a मतलब 105 का डबल प्लस n-1 इंटू डी, n-1 मतलब 179 माइनस 1 178 इंटू डी मतलब 5। ठीक है, ये भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी लगाओ चलेगा। मेरे ख्याल से ये सेकंड मेथड इसमें अच्छी रहेगी, मुझे लग रहा है तब तक। चलो पहले 2 डिवाइड कर देता हूँ दोनों को मैं, 179 इंटू ये 110, अच्छा ये यहाँ पे 2a का मैंने कुछ गलत लगा दिया ना, 2a मतलब ये होगा इसका डबल, दैट इज 210 है ना। अगेन अब 2 डिवाइड करने पे दोनों को 2 डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा भाई, तो 210/2 मतलब 105 अगेन, प्लस इसको 2 से डिवाइड करोगे 178/2 क्या होगा 90/2 मतलब 180, सॉरी 180/2 90, तो ये हो जाएगा 89 इंटू 5। ओके, तो ये हो जाएगा फाइनली 179 इंटू 105 प्लस 89 इंटू 5 कितना होगा भाई 445, ठीक है 445। सो ये होगा 179 इंटू ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 450 प्लस 100 550, बस। तो ये होगा इसका आंसर 179 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 10, ऐसा कर दो। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 179 इंटू 5 होगा 179 का हाफ होगा 89.5, 89895 इंटू 11 इंटू 10। अब 11 से मल्टीप्लीकेशन 5, फिर 9 एंड 5 का एडिशन दैट इज 14, कैरी 1, 8 2 16 प्लस 16 17 18 एंड ये होगा 9 एंड लास्ट में 0। मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए। ओके, तो वैसे आप इस तरह से भी आगे बढ़ सकते हो या फिर इस तरह से भी आगे बढ़ सकते हो, जो दोनों में अच्छा लगे वो। मैंने आपको दोनों मेथड दे दी है, दोनों फॉर्मूला एक्चुअल में एक ही है, बस अलग अलग तरह से हम लगा रहे भी, है ना। आपको जो अच्छा लगे वो लगाना, मोस्टली हम यही लगाते, तो यही फॉलो करो, इसी को फॉलो करो। ओके, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 देखते हैं। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, देन सो दैट 20th टर्म इज -112। मतलब यहाँ पे प्रूव करना है कि भाई 20 नंबर का टर्म जो है वो -112 है। ओके, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डेटा दिया है उसको यूज करते हैं। क्या दिया है, फर्स्ट टर्म इज 2, तो a इक्वल टू 2, ठीक है। फिर लिखा है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, मतलब समझ लो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। so ये पहले फर्स्ट 5 टर्म है, उसका एडिशन 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, है ना। नेक्स्ट 5 टर्म मतलब कौन से होंगे, a6 a7 a8 a9 a10। अब ये पहले 5 टर्म जो है उसका एडिशन तो हम लिखते हैं s5, वो तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। अब ये पीछे के 5 टर्म है ना, इसका एडिशन कैसे लिखे, तो इसका एडिशन लिखने के लिए जनरली क्या करो, टोटल एडिशन 10 मतलब s10 में से फर्स्ट 5 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये मिल जाएगा। ये कैसे लिखा भाई सर आपने, तो सोचो से टोटल क्या होगा भाई, a1 से लेके a10 तक टोटल क्या होगा, ये टोटल है बराबर, ये टोटल है, टोटल क्या होगा s10, ठीक है। मुझे इतना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां पे भेज दूंगा, ठीक है। ये क्या है एक्चुअल में, ये s5 है, तो s5 को मैंने यहां पे भेज दिया, -s5 हो गया इसका आंसर। क्या बोला, क्या हुआ, s10 -s5। तो ये एक्चुअल में ऐसा ही होगा, जब भी आपको बीच वाले कोई भी एक टर्म से, बीच वाले एग्जैक्टली बीच वाले नहीं, मतलब यहाँ पे बीच में से या फिर कहीं से भी, बीच में से कहीं से भी अगर आपको कोई भी टर्म के एडिशन का फॉर्मूला बनाना हो
तो हमेशा ही क्या करो, टोटल में से आगे वाले सभी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो, आगे वाले सभी टर्म का एडिशन का फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा S5 इक्वल टू 1/4 ऑफ S10 माइनस S5, मल्टीप्लाई कर लेते चलो, ये S10/4 या फिर ये S10 माइनस S5, ये 4 को यहाँ पे क्रॉस में भेज देता हूँ, 4 टाइम्स S5। ठीक है, अब इस S5 को मैं बाहर मतलब उस तरफ भेज देता हूँ, ये हो जाएगा 5 टाइम्स S5 इक्वल टू S10। ठीक है, 5 टाइम S5 इक्वल टू S10। अब वैल्यू रख देते चलो, 5 टाइम्स S10 मतलब क्या होगा फॉर्मूला, n/2 मतलब 5/2, फिर 2a प्लस 2a प्लस मतलब 2a मतलब a का फॉर्मूला है, a की वैल्यू है 2, तो 2 2 4 प्लस n-1, तो n क्या है 5, तो 5 मतलब 4, 5 - 1 मतलब 4 इंटू d पता नहीं है मुझे, d ही तो फाइंड करना है इसमें। यहाँ पे 10/2 a/2 2a प्लस मतलब 4 प्लस है ना, 4 प्लस n-1 मतलब 10-1 दैट इज 9d। ठीक है, यहाँ पे देखो एक 5 तो कैंसिल, ये 5 है, ये 5 कैंसिल इसके साथ, फिर ये 2 को अंदर में डिवाइड कर दूँ तो 5 इंटू 2 प्लस 2d, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 9d, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10d इक्वल टू 4 प्लस 9d, इस 9 को उस तरफ लेके जाओ 9d को, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू -6। ओके, मतलब यहाँ पे d तो नेगेटिव आ गया, मतलब ये डिक्रीजिंग एपी है। वैसे डिक्रीजिंग एपी है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है 20th टर्म। तो 20th टर्म क्या होगा भाई, T20 इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है भाई, a मतलब 2, n क्या है तो n मतलब 20 -1, d क्या है -6, तो फाइनली T20 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 19 -19 इंटू 6। ठीक है, माइनस क्यों आ गया, ये माइनस की वजह से, -6 की वजह से माइनस आ गए, 19 20 - 1 मतलब 19 इंटू 6। अब 19 6 क्या होगा भाई, 19 6 है 114, सो फाइनली आंसर हो गया -112। ठीक है, तो ये हो गया 20th टर्म -112 प्रूव। ओके ओके, और एक क्वेश्चन देख लेते चलो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर देयर टू गिव सम -25। तो ये जो सीरीज है मतलब ये जो सीक्वेंस है उसमें सम -25 अगर है तो उसमें n कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। सो डेफिनेटली यहाँ से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है भाई, ये एपी है बराबर। तो पहले तो फर्स्ट टर्म दैट इज a इक्वल टू -6, ठीक है, a इक्वल टू -6। दूसरा डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई, तो कॉमन डिफरेंस T2 - T1 हमेशा ही क्या होता है, T2 - T1। तो T2 क्या है -11/2 माइनस T1 क्या है -6, तो ये हो गया क्या -11/2 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 2 12 -11 दैट इज 1/2। तो T2 हो गया T2 हो गया सॉरी डिफरेंस हो गया 1/2। ठीक है, 1/2। ओके, अब डिफरेंस है a है, तो मुझे फाइंड करना है क्या Sn ना, तो फॉर्मूला क्या है भाई Sn का, a प्लस n/2 वैसे ये जो है ना ये फॉर्मूला, ये n फाइंड करना है, मतलब n के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलना चाहिए मुझे फाइनली लास्ट में, एंड n के फॉर्म में जो इक्वेशन मिलेगा उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। अब डेफिनेटली Sn का जो फॉर्मूला है वो n के फॉर्म में है और वो n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, मतलब यहाँ पे n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक जनरेट होगा। तो अगर आपको याद आ जाए वो सब चीज़ें तो आप डायरेक्टली भी ये सब n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। वो कौन सी मेथड है भाई, d/2, मतलब ये d है उसके डिवाइड/2, तो 1/2 d/2 इंटू n² प्लस a में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, a मतलब क्या है -6, उसमें से इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करो, ये क्या है क्वांटिटी -1/4 इंटू n। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -25। सी थोड़ा काम मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा, अगर आप चाहो तो उस पर्टिकुलर मेथड से भी जा सकते हो। वो वाली मेथड मतलब Sn का जो पहला फर्स्ट प्रायर फॉर्मूला था, पहले जो फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला जो इन जनरल हम अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा देखो, ये n²/4 माइनस 6 4 24 प्लस 125/4 n इक्वल टू या फिर +25 इक्वल टू 0,
हैंस n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इक्वल टू 0। तो ये 100 के दो फैक्टर कौन से है भाई, 20 एंड 5। ठीक है, 20 एंड 5 ये दो फैक्टर ले लिए। सो n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 20। कौन सा लेना चाहिए भाई, नंबर सम माइनस 25 आने के लिए लाने के लिए कौन सा आएगा भाई, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा है ना। क्यों दोनों चलेगा, क्योंकि से -6 -11/2 -5 फिर और फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऐड करेंगे तो भी -25 आंसर आएगा। और उसके बाद आगे ये पूरी सीरीज आगे बढ़ने के बाद, ये पूरी सीक्वेंस आगे बढ़ने के बाद 20th टर्म तक हम जाएंगे एंड देन अगर एडिशन फाइंड करेंगे तो भी -25 आएगा। मतलब ये दोनों पॉसिबल है। सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 5 और 20। ओके, 5 और 20। ओके, हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 खत्म कर दिया है, बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 6, चलो अब ट्राई, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ये 6 नंबर का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर 7th भी कर सकते हो। देन मेरे ख्याल से तो बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए, बट फिर भी मैं सभी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे, ये दो इक्वेशन ट्राई करना एंड एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। फिर एग्जाम्पल नंबर 5, खैर चलो एग्जाम्पल नंबर 5 मैं करवा दूंगा, एग्जाम्पल 6 भी मैं करवाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 6 ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अगेन एक्सरसाइज में भी है, बस तो एक एग्जाम्पल 5 कर लेना है ना। आज हमने जो क्वेश्चन करवाए उसके बेस से आप एग्जाम्पल 5 करना एंड जो मैंने दो क्वेश्चन दिए वो ट्राई करना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।